लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ एप्लीकेशन की बुक में आधुनिक भारतीय इतिहास में कल हमने 25वें चैप्टर के अंदर बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल कल पढ़े थे, आज हम भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी तक यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इससे पूर्व विलियम बेंटिक ने 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसी समय 1806 में वेल्लूर सैनिक विद्रोह, जो तिलक लगाने से मना करने पर हुआ था, जिसे इसने दबा दिया था। बेंटिंक 1796 में ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। बेंटिक ने कहा कि मैं अपने नाम का शासन करता हूँ, यह तुम हो भारतीय जो वास्तविक रूप से शासन करते हो। सामाजिक सुधार 4 दिसंबर 1829 को रेगुलेशन एक्ट 17 के द्वारा बंगाल में सती प्रथा को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया था। 1830 में इसे बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया। शिशु हत्या प्रथा बंद की, जो विशेषकर राजपूताना में प्रचलित थी। ठगी प्रथा का अंत 1830 में कर्नल स्लीमैन की सहायता से इस प्रथा का अंत किया। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की धारा 87 के अनुसार जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को ही सेवा का आधार माना जाएगा। बेंटिंग ने योग्यता के आधार पर नियुक्ति देने का प्रयास किया। शैक्षिक क्षेत्र इस समय दो विचारधाराएं थी, एक प्राच्य विद्या समर्थक और एक पाश्चात्य विद्या समर्थक। प्राच्य विद्या समर्थक में प्रमुख थे विल्सन और पेंचेप, और पाश्चात्य विद्या समर्थक में थे ट्रेवलियन और राजा राम मोहन राय। किस विचारधारा को अनुदान दिया जाए, इस पर निर्णय के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। फरवरी 1835 में मैकाले ने स्मरण पत्र प्रतिपादित किया और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकृत किया गया। के एम पणिकर ने मैकाले को भारत का नवीन मनु कहा। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित हुआ। मैकाले द्वारा कानूनों को संहिताबद्ध करवाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण की नीति को त्याग कर उच्च सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति आरंभ की। अफीम के व्यापार को नियमित करते हुए इसे केवल बंबई बंदरगाह से निर्यात की सुविधा दी गई। 1832 में एक कानून के द्वारा बेंटिक ने बंगाल में ज्यूरी पद्धति आरंभ की। इसके अंतर्गत अब यूरोपीय न्यायाधीश प्रतिष्ठित भारतीय न्यायाधीशों से सहयोग ले सकते थे तथा अपने मुकदमों की जांच पड़ताल और रिपोर्ट तैयार करने में देसी पंचायतों की भी मदद ले सकते थे। न्यायालयों में फारसी के स्थान पर स्थानीय वैकल्पिक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी, लेकिन उच्च अदालतों की भाषा अंग्रेजी ही बनी रही। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए बेंटिंक ने निम्न रियासतों का विलय किया: मैसूर का 1831 में, कछार का 1832 में, कुर्ग का 1834 में, यह कर्नाटक में स्थित था, और जैंतिया का 1835 में। हैदराबाद के निजाम नाजिरुद्दौला की प्रार्थना पर हैदराबाद से अंग्रेजी अधिकारी हटा लिया गया। प्रशासकीय सुधारों के क्रम में बेंटिक ने कई जिलों को मिलाकर कमिश्नरियों या महलों या संभागों की स्थापना की।
जो सामान्यतः कमिश्नरी प्रशासन के नाम से जाना जाता था। 1834 में आगरा में नई प्रेसिडेंसी बनी। 1829 में मलय प्रायद्वीप की राजधानी पेनांग से सिंगापुर स्थानांतरित कर दी। 1831 में पंजाब के रोपड़ में रणजीत सिंह व विलियम बेंटिंक की मुलाकात हुई। इसमें सतलुज और ऊपरी सिंध के मार्ग से व्यापार करना स्वीकार कर लिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी। इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गई। व्यय नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1829 में बेंटिक ने प्रांतीय अपील अदालतों तथा सर्किट अदालतों को समाप्त कर दिया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36 ईस्वी। इसे आधुनिक भारत के इतिहास में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने 1823 में अनुज्ञप्ति नियम को हटा दिया जो समाचार पत्रों पर रोपित थे। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। लॉर्ड ऑकलैंड के समय एक एक्ट के द्वारा यह नियम बना कि भारतीय जज भी दीवानी मामलों में अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। अंग्रेजों ने इसे काला कानून कहकर आलोचना की। सभी भारतीय स्कूलों में उस प्रदेश की भाषा में शिक्षा देने का नियम बना। विभिन्न सरकारी स्कूलों के अनेक छात्रवृत्तियां प्रारंभ की। शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। दोआब क्षेत्र के लिए एक विस्तृत सिंचाई योजना योजना बनाई गई। कर्नूल राज्य आंध्र प्रदेश का विलय कंपनी में कर दिया गया। ऑकलैंड पर अपने निजी सचिव जॉन कॉल्विन का प्रभाव था। तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया गया। दुर्गा पूजा पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। ऑकलैंड ने अपनी बहन ईडन की याद में ईडन गार्डन, कलकत्ता में ईडन गार्डन का निर्माण करवाया। 1838 ईस्वी में अंग्रेज रणजीत सिंह एवं शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसके कारण प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध 1839 से 42 में हुआ। अंग्रेजों को अत्यधिक हानि हुई। इतिहासकार इंस ने इस युद्ध की गणना अंग्रेजों के भारतीय इतिहास में सबसे मूर्खतापूर्ण युद्धों में से की है। इसके पश्चात लॉर्ड एलन ब्रो 1842 से 1844 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में को 1842 में समाप्त किया गया। 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1843 ईस्वी में ग्वालियर राज्य की संरक्षिका वेजाबाई दौलतराव सिंधिया की विधवा को हराकर ग्वालियर से सहायक संधि की गई। मुगल बादशाह को कर देना बंद किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक। इसने नेपोलियन के विरुद्ध वाटरलू की लड़ाई में भाग लिया था। यह युद्ध सचिव के पद पर रहा था। इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। बालिका शिशु हत्या पर रोक लगाई। उड़ीसा की खोंड या गोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा को प्रतिबंधित किया। इसके लिए जनरल कैंपबेल को नियुक्त किया गया। सूरत में नमक विद्रोह हुआ, जिसके कारण नमक कर को आधा कर दिया गया। 1844 ईस्वी में नियम पारित किया कि सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। इसके समय भारत में स्टैंडर्ड यूनिट का चलन शुरू हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 कुख्यात पिंडारी भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को जो कुख्यात पिंडारी भी कहा जाता है। यह इंग्लैंड में पील के मंत्रिमंडल में व्यापार बोर्ड का प्रधान कार्यकर्ता रह चुका था। गोद निषेध नीति, समाप्ति सिद्धांत, विलय नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत। डलहौजी ने कंपनी के अधीनस्थ राज्यों के शासकों के लिए गोद लेने हेतु कुछ नियम निश्चित किए। इस संबंध में उसने राज्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। राज्य की 3 श्रेणियां, जिसमें पहली श्रेणी प्रथम श्रेणी है कि वे राज्य जो कंपनी के साथ संधि से पूर्व पूर्णतः स्वतंत्र थे, अर्थात संरक्षित मित्र राज्य। द्वितीय श्रेणी में वो राज्य थे जो कंपनी के साथ संधि करने के लिए पहले स्वतंत्र नहीं थे, और तीसरी श्रेणी में वे राज्य थे जिनका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया। डलहौजी ने निश्चित किया कि यदि पहले वर्ग के राज्य गोद लेने की अनुमति मांगेंगे तो उन्हें दे दी जाएगी।
दूसरे वर्ग के राज्यों के विषय में उसने कहा कि स्वीकृति देना अथवा न देना परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तीसरे वर्ग के राज्यों के विषय में उसने कहा कि उन्हें गोद लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। विलय नीति से प्रभावित राज्य, कौन कौन से राज्य इस विलय नीति से प्रभावित हुए थे? तो इसमें सबसे पहला जो स्वीकार हुआ था राज्य वो था सतारा 1848 में। यह पहला राज्य था जो इस नीति का शिकार हुआ। अप्पा साहब की मृत्यु होने पर जोसेफ ह्यूम ने ब्रिटेन की कॉमन सभा में इस विलय पर कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके पश्चात बुंदेलखंड का जैतपुर, उड़ीसा का संबलपुर जो 1849 में, बघाट, और 1850 में जो पर्वतीय राज्य था हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश का उदयपुर 1852 में, उत्तर प्रदेश का झांसी 1853 में। झांसी के शासक राव गंगाधर की मृत्यु 1853 में निसंतान मृत्यु होने पर विधवा लक्ष्मीबाई ने आनंद राव, मूल नाम दामोदर राव, नामक बालक को गोद लिया। अंग्रेजों ने विधवा लक्ष्मीबाई से झांसी को छीनकर उसका अंग्रेज राज्य में विलय कर दिया। झांसी की स्थापना 1818 में हुई थी, पेशवा से मिला था। नागपुर इस विलय नीति से प्रभावित नागपुर का जो विलय हुआ था, यह हुआ था 1854 में। रघुजी भोसले तृतीय यहाँ के शासक थे। सुंदरलाल के अनुसार लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद निषेध नीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गई अंतिम रियासत झांसी थी। तो झांसी सुंदरलाल के अनुसार 1854 में मिली थी, लेकिन अधिकतम जो पुस्तकें वहां पर ये इसकी जो तिथि मिलती है 1853 मिलती है, तो 1853 भी मिलती है, लेकिन सुंदरलाल है जो सुंदरलाल के अनुसार झांसी को 1854 ईस्वी में विलय किया गया था। करौली राज्य का विलय 1855 में किया, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अनुमति नहीं दी। अवध का विलय, अवध का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर। लॉर्ड डलहौजी अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना चाहते थे। इस कारण उसने अवध के बारे में कहा कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1848 में कर्नल स्लीमेन को लखनऊ में रेजिमेंट के रूप में भेजा गया। उसका विचार था कि यदि हम अवध का विलय कर लेते हैं तो हमारे नाम पर कलंक लग जाएगा और हमारा नाम हमारा नाम हमें एक दर्जन अवधों से प्रिय है। अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अवध अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय कर लिया गया। 1853 में निजाम के ऋण न चुकाने पर बरार का क्षेत्र डलहौजी ने ले लिया था। तंजौर का विलय 1855 में किया गया। दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में सिक्किम राज्य पर अधिकार कर लिया था। सिक्किम के राजा से दार्जिलिंग को एक निश्चित धनराशि के बदले 1835 में ही ले लिया था। डलहौजी ने अब पहले विलय सिद्धांत के उदाहरण 1839 ईस्वी में पंडाबी, 1842 में सूरत, 1850 में कोलंबा व जालौन। उपाधियों और पेंशनों का अंत, सर्वप्रथम 1852 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र धंधुपत उर्फ नाना साहब की पेंशन बंद की। 1853 में कर्नाटक के नवाब की उपाधि समाप्त की। 1855 में तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त की। युद्ध के द्वारा विलय जिसमें पंजाब का विलय, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में, गुजरात के युद्ध, तोपों का युद्ध में सिखों को पराजित कर 29 मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 ईस्वी, दो अंग्रेज शेपर्ड और लुइस को वर्मा के राजा द्वारा परेशान किए जाने पर डलहौजी ने फोकस नामक युद्धपोत को लैम्पर्ट के नेतृत्व में भेजकर लोअर वर्मा व पिंगू का विलय कर लिया। यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वह वैसा ही है कि वह टेम्स नदी के मुहाने पर अपमान करता है। उक्त कथन डलहौजी का है। शासन विषय सुधारक, शासन का केंद्रीकरण करने के लिए विनियम विहीन व्यवस्था नॉन रेगुलेशन सिस्टम को प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत किसी निश्चित क्षेत्र पर शासन चलाने के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की जानी थी जो प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर तथा उसकी काउंसिल के प्रति उत्तरदायी होता है। यह व्यवस्था नवविजित क्षेत्रों में लागू की गई, जैसे पंजाब, वर्मा, अवध,
1852 ईस्वी में भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए इनाम आयोग का गठन किया गया। बंगाल में एक उप गवर्नर के पद का सृजन किया गया। सैनिक सुधार। सैनिक सुधार में कौन कौन से सैनिक सुधार किए? 1856 में तोपखाने का स्थानांतरण कलकत्ता से मेरठ कर दिया गया। शिमला को सैनिक मुख्यालय बनाया गया। गोरखा सैनिकों की भर्ती की गई। 3 नए सैन्य कमांडर स्थापित किए गए। वुड डिस्पैच एक्ट पारित। 1854 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। इस योजना के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए व्यापक योजना बनाई गई। 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी के काल में 1852 में तार विभाग की स्थापना की गई। 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन तार लाइन की स्थापना की गई। टेलीग्राफ का एक पृथक विभाग बनाया गया जिसका महानिदेशक ओ सेंगनेसी को बनाया गया। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। इसी समय भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। डाक भेजने पर 2 पैसे का डाक टिकट लगता था। 1854 में लोक निर्माण विभाग या सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इस विभाग ने गंग नहर परियोजना को पूरा किया। पंजाब में बारी दोआब का निर्माण कार्य शुरू किया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों की मरम्मत करवाई। कराची, बम्बई एवं कलकत्ता में बंदरगाहों को विकसित किया गया। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। प्रथम सफल भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1863 ईस्वी में। सन 1922 में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र भारत में इलाहाबाद में बनाया गया। सिविल सेवा के लिए आयु निम्न रही। 1859 में सिविल सेवा की अधिकतम आयु 22 वर्ष थी। 1866 में इसे 21 वर्ष किया। 1876 में इसे 19 वर्ष कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय 1850 ईस्वी में धार्मिक नियोक्ता कानून 21 द्वारा धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। अब आते हैं ब्रिटिश ताज के अधीन भारत। 1857 की क्रांति के पश्चात जो भारत है पहले जो कंपनी के अधीन था वो अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाएगा। तो इसमें लॉर्ड कैनिंग अभी ये कंपनी की तरफ से ही भारतीय गवर्नर जनरल है। लेकिन ये 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत जो ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन वायसराय बनेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी। 1855 में कैनिंग ने घोषणा की कि हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि भारत के शांत गगन मंडल में एक लघु बादल उठ सकता है जो शुरुआत में मनुष्य के हाथ से बड़ा नहीं होगा लेकिन बढ़कर भयावह हो सकता है। 1857 ईस्वी का विद्रोह इनके समय ही हुआ था। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया तथा वायसराय के पद का सृजन किया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय के रूप में जाना जाता है। इसी एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण कैनिंग को क्लीमेंसी दयाशील की संज्ञा दी। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह को काफी मशक्कत के बाद दबाया। इतना होते हुए भी विद्रोही अंग्रेजी संपत्ति तथा प्राण हानि के लिए उत्तरदायी थे। इस बात की मांग की कि इसका बदला लिया जाए लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने अपना मस्तिष्क शांत रखा। वह शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण करता रहा। इसी कारण उसने उपहास पूर्ण शब्दों में क्लीमेंसी कैनिंग कहा जाता है। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कैनिंग ने पढ़ा था। इसी के द्वारा
इसी के द्वारा 1849 में 1859 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत का आधिकारिक रूप से त्याग कर दिया गया। कैनिंग ने बघाट तथा उदयपुर को संरक्षित मित्र का दर्जा देकर उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 25 जुलाई 1856 को नियम 15 के तहत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। महालेखा परीक्षक का पद 1857 में महालेखा परीक्षक का पद 1857 में सृजित किया गया तथा स्वतंत्र भारत में इस पद का नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया। 1859 में बंगाल किराया अधिनियम द्वारा उन कृषकों को संरक्षण दिया जो 20 वर्षों से सम्मान किराया चुकाकर भूमि को अधिकार में रखे हुए थे। इसके बारे में माना गया कि भूमि भूमि 1793 से इनके अधीन थी। उन्हें किराएदारों को भी संरक्षण मिला जिनका पिछले 12 वर्षों से भूमि पर अधिकार था। नील उत्पादक कृषकों का नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में हुआ। 1859 में कंपनी के यूरोपीय सिपाही सदस्यों द्वारा श्वेत सिपाहियों का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को बिना सूचना के रानी की सेना में विलय कर दिया गया था। आर्थिक सुधारों के लिए इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को भारत बुलाया गया। जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। उसने प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को गवर्नर जनरल की सह परिषद में प्रस्तुत किया था। विल्सन ने भारत में विल्सन ने भारत में 500 रुपए से अधिक वार्षिक आय पर आयकर लगाया। इसकी शुरुआत 1860 में की गई। निर्यात पर 4% और आयात पर 10% कर लगाया गया। राधाकांत देव की संस्था भारतवर्षीय सभा ने आयकर लगाने का विरोध किया था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत में नोट करेंसी का प्रचलन हुआ। पेपर करेंसी एक्ट 1861 के द्वारा कैनिंग ने भारतीय शासकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1861 में स्टार ऑफ इंडिया नामक विशेष सम्मान प्रदान किया। 1860 ईस्वी में मैकाले के द्वारा निरूपित इंडियन पेनल कोड पारित किया गया। 1 जनवरी 1861 को भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया। 1861 ईस्वी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पारित किया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कालांतर में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1861 में भारतीय कौंसिल अधिनियम पारित किया गया और पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली लागू की। इनके पश्चात वायसराय बनते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862-63 एक साल ही ये वायसराय रहे। इनके द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। 1863 में इनकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर हुई। इसके बाद सर रॉबर्ट नेपियर व सर विलियम डेनिसन ने 1863-64 में कार्यवाहक वायसराय के रूप में काम किया था। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक किसी नागरिक कर्मचारी का गवर्नर जनरल बनने का श्रेय पहली बार सर जॉन लॉरेंस को ही जाता है। पंजाब के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय 1849 के बाद लॉरेंस को वहां का चीफ कमिश्नर बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंजाब में शांति व्यवस्था बनाए रखी और पंजाब को विद्रोह में शामिल नहीं होने दिया। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए लॉरेंस को भारत का रक्षक, विजय का संचालक भी कहा जाता है। अफगानिस्तान के प्रति लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जो शानदार निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता मास्टरी इनएक्टिविटी के नाम से जानी जाती है। 1865 में भूटान व ब्रिटेन के बीच सेनुचुलू संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 1865 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1865 में भारत तथा यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई।
1866 ईस्वी में उड़ीसा में पड़े अकाल की जांच हेतु कैंपबेल कमेटी नियुक्त की गई। 1868 में पंजाब काश्तकारी अधिनियम व अवधि काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। सर जॉन लॉरेंस ने बिना जूते उतारे स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था। उड़ीसा में अकाल में मारे गए 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक क्षमा याचना की थी। जॉन फ्रीड ने कहा कि लॉरेंस अपने पीछे अकाल तथा भूखमरी को लेकर आए हैं। इनके पश्चात वायसराय बनते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड मेयो को जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय वित्त व्यवस्था के पृथक्करण की दिशा में पहला कदम उठाया। सांख्यिकी सर्वेक्षण के लिए सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना की। 1870 ईस्वी में ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की। 1869 में विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने भारत की यात्रा की। 1872 में कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की। भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए अजमेर में मेयो महाविद्यालय व काठियावाड़ में राजकोट महाविद्यालय की स्थापना की। मेयो कॉलेज की विधिवत शुरुआत 1875 में मानी जाती है। मेयो कॉलेज के प्रथम प्राचार्य एस.टी. जॉन थे। अलवर के राजकुमार मंगल सिंह मेयो कॉलेज के पहले विद्यार्थी थे। इलाहाबाद में मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की। भारत में पहली बार जनगणना का कार्य 1872 में इसी के समय हुआ था। अवध को अकाल और सूखे से बचाने के उद्देश्य से शारदा नहर का निर्माण किया गया। वहाबी आंदोलन के कारण 124 ए को 1870 में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया। 1872 ईस्वी में अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान शेर अली ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 1872 में पंजाब का कूका विद्रोह दूसरी बार हुआ। इनके पश्चात लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी तक। 1874 में बंगाल एवं बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के निवारणार्थ वर्मा से चावल मंगवाया गया। इनके समय नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पास हुआ था। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय ने भारत की यात्रा की। बड़ौदा के गायकवाड़ को महिलाओं को दंडित करने, अंग्रेज रेजिडेंट को विष देने तथा भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया गया। पंजाब के कुका विद्रोह का दमन किया गया। 1873 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा कि मेरा लक्ष्य करों को हटाना तथा अनावश्यक कानूनों के निर्माण को रोकना है रहा है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल, 1920 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया था। अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल को उसकी स्थापना पर 10,000 रुपये का अनुदान दिया। नॉर्थब्रुक द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के आदेशों का उल्लंघन करने के आदेश न मानने पर 1876 ईस्वी में वापस बुलाए गए। इनके पश्चात आते हैं लॉर्ड लेटन 1876 से 1880। यह साहित्यकार एवं कवि था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से करता था। लिटन के दामाद एडविन लुटियन ने नई दिल्ली के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। वित्तीय केंद्रीकरण में मेयो की नीति को आगे बढ़ाया। भारतीय राजस्व नमक बनाने का अधिकार लेकर क्षतिपूर्ति देकर केंद्र सरकार के हवाले कर दिया तथा नमक कर भी बढ़ा दिया। यद्यपि नमक व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार 1779 ईस्वी से ही था। ब्रिटेन ने लट्ठा, चीनी, विस्चुला जैसे कपड़ों सहित 29 वस्तुओं से आयात शुल्क हटा लिया, किंतु कर अभी भी जारी रहा। 1879 ईस्वी में मोटे विदेशी कपड़ों पर 50% शुल्क समाप्त कर दिया। 1876 से 78 के दौरान बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयंकर अकाल पड़ा एवं 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई।
लेटन ने त्वरित राहत कार्य के स्थान पर रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 ईस्वी में पारित किया, जिसके द्वारा जनवरी 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इस कार्य पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इस घटना की तुलना उस घटना से की जब रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। लॉर्ड लेटन के द्वारा भारतीय शासकों को इस दरबार में खान बहादुर और राय बहादुर जैसी उपाधियां दी गई। 1878 में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम की 9वीं धारा द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट द्वारा सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा संपादित पर प्रतिबंध लगाया गया। इस एक्ट को बैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। सहचर ढाका प्रकाश भारत मिहिर के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा में था अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम इंडियन आर्म्स एक्ट की धारा 11 के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने अथवा उनका व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार शस्त्र अधिनियम द्वारा हम पर जातीय तुच्छता का बिल्ला थोप दिया गया। 1879 ईस्वी में वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना की गई। इसके अनुसार 1/6 अनुबंध पद उच्च कुल के भारतीयों से भरे जाने थे। इन पदों के लिए प्रांतीय सरकारें सिफारिश करेगी तथा वायसराय एवं भारतीय सचिव की अनुमति के पश्चात उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती थी। इनकी पदवी और वेतन संस्रावित सेवा से कम थे। 1877 ईस्वी में सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। 1876 में डोमेट्रिक परफॉर्मेंस एक्ट इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड विरोधी भावना तथा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाले नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 का कारण था इसका अफगानिस्तान में रूस का बढ़ता प्रभाव। अफगानिस्तान के मामले में लॉर्ड लेटन ने कुशल आक्रमणता की नीति त्याग कर अग्रगामी नीति का पालन किया था। इस युद्ध के समय 1879 ईस्वी में अंग्रेजी मिशन के सर पियरे कैवेग्नरी की हत्या एक अफगान विद्रोही दल ने कर दी थी। इस युद्ध का अंत गंडमक की संधि के द्वारा हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध के समय अफगानिस्तान के अमीर याकूब खान ने कहा कि अफगानिस्तान का शासक होने की अपेक्षा में मैं ब्रिटिश कैंप में घास काटना अधिक पसंद करूंगा। लॉर्ड लेटन प्रथम वायसराय था जिसने उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्य के पृथक गठन की बात की तथा वह भारत के लिए सोने के स्टैंडर्ड के पक्ष में था। यह दोनों ही कार्य बाद में लॉर्ड कर्जन ने किए थे। द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया लॉर्ड लिटन की रचना है। इनके पश्चात अगले वायसराय बनते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक। इंग्लैंड के उदारवादी लेबर दल के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय बनाया। 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। इसी कारण रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसके तहत इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका बोर्ड तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। जिला बोर्डों का भी गठन किया गया, 3 इकाइयों में विभक्त। 1844 ईस्वी में मद्रास स्थानीय बोर्ड अधिनियम द्वारा प्रकाश, सफाई, जल भंडारण, चिकित्सा सहायता आदि कार्यों को स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया गया। 1882 ईस्वी में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत राजस्व को 3 भागों में बांटा गया। साम्राज्यवादी मद केंद्र को, प्रांतीय मद प्रांतों को और विभक्त मद इसका बंटवारा केंद्र और प्रांतों में किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त
कर दिया गया। सर्वप्रथम इसी के समय 1881 में नियमित जनगणना की गई, 254 मिलियन। तब से हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु वापस 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। 1883 में अकाल कोष की स्थापना की। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। 1882 में लिटन के द्वारा बढ़ाए गए नमक कर को कम कर दिया गया। रिपन ने 1882 में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रोमेश चंद्र मित्र को नियुक्त किया। वे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। 1882 में कोल्हापुर का राजा पागल हो गया, किंतु रिपन ने विलय के स्थान पर अन्य व्यक्ति को राजा बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831 में मैसूर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1881 में मैसूर को वापस वाडियार वंश को लौटा दिया था। 1882 में हम मिस्र पर अधिकार करने के लिए भारत से एक सेना भेजी गई, जिसका व्यय भार भारतीयों पर डाला गया। रिपन ने इसका विरोध किया। असफल रहने पर समय से पहले 1884 में त्यागपत्र दे दिया। 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद। 1883 का एल्बर्ट बिल विवाद 1873 ईस्वी में फौजदारी दंड संहिता के अनुसार यह प्रावधान था कि प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त यदि कोई मजिस्ट्रेट या सेशन जज जन्म से यूरोपीय नहीं है, वह ब्रिटिश नागरिकों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता। समस्या तब आई जब बिहारी लाल गुप्ता की 1882 में पदोन्नति कलकत्ता में सेशन जज के रूप में हुई, लेकिन जन्म से यूरोपीय न होने के कारण उन्हें यूरोपीय लोगों के मुकदमे नहीं मिले। अतः उन्होंने एक शिकायती पत्र बंगाल के उप गवर्नर एसले ईडन को भेजा। ईडन ने यह मामला गवर्नर जनरल सह परिषद के विधि सदस्य पीसी एल्बर्ट को भेज दिया। एल्बर्ट ने फरवरी 1883 में विधान परिषद में भारतीय तथा यूरोपीय मजिस्ट्रेटों को समान अधिकार दिलाने वाला एक बिल प्रस्तुत किया, जिसे एल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस बिल का तीव्र विरोध किया। लैम्पर्ट ने नारा दिया कि यूरोपीय महिलाएं खतरे में हैं। प्रबल विरोध के कारण इस बिल को वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों को इस विरोध को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी। अंग्रेजों ने इस विरोध को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी। बिल के विरोधियों द्वारा यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई। इस संगठन के दबाव में आकर यह व्यवस्था की गई कि कोई भी अंग्रेज अभियुक्त भारतीय मजिस्ट्रेट या सेशन जज के समक्ष मांग कर सकता है कि उसका मुकदमा 12 सदस्य जूरी द्वारा सुना जाए। ऐसी जूरी में कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय होंगे। इस प्रकार न्याय व्यवस्था में जातीय भेदभाव कायम रहा। रिपन ने द ड्यूटी ऑफ एज इस युग के कर्तव्य नामक पुस्तक लिखी। इसमें लोकतंत्र के गुणों की चर्चा की गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड रिपन ने कहा कि मेरे काम से मुझे पहचानो, न कि मेरे शब्दों से। अर्नाल्ड वाइट ने कहा कि उसने यानी रिपन ने भारत को हो जाने के द्वार खोल दिए थे। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम के 9 घंटे निर्धारित किए गए। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम पर प्रतिबंध लगाया गया। 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने कहा कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था। रिपन के पश्चात अगले वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक। 1884 में पंचदेह के मामले अफगानिस्तान का एक हिस्सा है के मामले को लेकर रूस तथा इंग्लैंड के बीच युद्ध की संभावना बहुत ज्यादा हो गई थी। 1887 में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा रूस के साथ का निर्धारण होने पर खतरा टला। 1885-86 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। युद्ध के कारण वर्मा के शासक धीबा द्वारा फ्रांसीसियों को विशेष सुविधाएं दी गई, जबकि अंग्रेजों की वर्मा कंपनी
वर्मा व्यापार कंपनी पर कई प्रकार के जुर्माने लगा दिए गए। डफरिन ने वर्मा पर आक्रमण कर वर्मा को विजित कर लिया था। 1 जनवरी 1886 को वर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य ने सम्मिलित कर लिया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई में स्थापना ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में हुई। उस समय भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। 1885 में बंगाल एवं 1886 में अवध का टेनेसी एक्ट किराया अधिनियम तथा 1887 में पंजाब टेनेसी एक्ट किराया अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड डफरिन के समय 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1885 ईस्वी में भारतीय स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु लेडी डफरिन फंड की स्थापना की गई। इस फंड से वायसराय की पत्नी लेडी डफरिन के नाम पर अस्पताल खोलकर आधुनिक औषधियों व प्रसव सुविधाओं का लाभ भारतीय स्त्रियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। डफरिन के समय इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना की गई। 1886 में लॉर्ड डफरिन ने सिंधियों को ग्वालियर का दुर्ग दिया तथा झांसी नगर के बदले डफरिन ने मुरार का नगर भी वापस कर दिया। डफरिन ने थोड़े समय के लिए ह्यूम से मित्रता की, किंतु जाने से ठीक पूर्व सेंट एंड्रूज के भोज में कांग्रेस की आलोचना की। वह प्रभावहीन ढंग से सबको खुश रखने का प्रयत्न करता रहा, किंतु जैसा कि दादा भाई नौरोजी के साथ अपने निजी पत्र व्यवहार में दीनसा वाचा ने लिखा कि आखिर में यह हुआ कि डफरिन किसी को खुश न कर सका। दीनसा वाचा ने लिखा कि किसी लेटन को बर्दाश्त कर सकते हैं मगर डफरिन को नहीं। डफरिन के पश्चात अगला वायसराय बनता है लॉर्ड लेस्डाउन 1888 से 1894 ईस्वी। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिसमें स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया। पुनः सप्ताह में एक दिन अवकाश अनिवार्य कर दिया गया। 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर रोक लगा दी गई। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार आगमन हुआ। 1891 ईस्वी में सैनिक कार्यवाही द्वारा मणिपुर का उत्तराधिकार का मामला सुलझाया गया। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसमें पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को आरंभ किया गया। लेंसडाउन के समय मार्टिमर डूरंड आयोग द्वारा 1893 ईस्वी में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई, जिसे डूरंड रेखा नाम दिया गया। सिविल सेवाओं का विभाजन साम्राज्यिक, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में किया गया। त्रिस्तरीय विभाजन 1893 ईस्वी में शिवाजी ने गणपति उत्सव को प्रारंभ किया। इनके पश्चात अगले वायसराय बनते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी तक। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन भारतीय साम्राज्य को तलवार के बल पर जीता गया था और जरूरत पड़ी तो उसे कब्जे में रखा जाएगा। एलन ब्रो का कथन है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे बनाए रखा जाना चाहिए। 1895 में कश्मीर के उत्तर पूर्व में स्थित चित्राल की समस्या का समाधान किया। 1897 में अफरीदियों के नियंत्रण से खैबर दर्रे को मुक्त करवाया गया। रॉयल आयोग 1897 ईस्वी में गठित किया गया। यह एक अकाल आयोग था। मध्य, उत्तर पश्चिम, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भीषण अकाल की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। 1896 में बंबई में प्लेग की महामारी फैली। प्लेग अधिकारी रैंड ने प्लेग की जांच व रोकथाम के लिए घर घर जाकर जांच की नीति अपनाई, लोगों के साथ कठोर व्यवहार किया। तिलक ने इसका विवरण अपने पत्र प्राण में दिया। चापेकर बंधु दामोदर व बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को रैंड व एरेस्ट की हत्या कर दी। यह हत्या महाराष्ट्र में प्रथम क्रांतिकारी आतंकवाद की घटना थी। छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह इसके समय हुआ था। यह विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में।
अफीम आयोग की नियुक्ति। अफीम आयोग की नियुक्ति जनता के स्वास्थ्य पर अफीम के प्रभाव को जानने के लिए 1893 ईस्वी में इस आयोग का गठन किया गया। इसके पश्चात लॉर्ड कर्जन अगले वायसराय बनते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। जॉर्ज नेथानियल कर्जन यह है ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य तथा भारत के उपमंत्री के रूप में कार्य कर चुका था। 1899 ईस्वी में कलकत्ता आगमन से पूर्व वह 4 बार भारत की यात्रा कर चुका था। अतः यह माना जाता है कि कर्जन अपने समकालीन सभी ब्रिटिश लोगों से अधिक भारत के बारे में जानकारी रखता था। शिक्षा में सुधार। इस दिशा में सर्वप्रथम 1901 में शिमला में शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाया। 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके 2 सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं गुरुदास बनर्जी भारतीय थे। आयोग की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय 1904 ईस्वी में पारित हुआ। इसके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की सीनेट से गैर सरकारी किंतु चुने हुए सदस्यों की संख्या घटाकर तथा मनोनीत सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अकाल आयोग। कर्जन के समय 1899 से 1900 ईस्वी में अकाल पड़ा। इसकी जांच के लिए 1900 ईस्वी में सर एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसमें सक्षम हाथ को काम देने की सिफारिश की गई। 1899 ईस्वी इंडियन करेंसी अधिनियम। इसके द्वारा भारत में अंग्रेजी पाउंड को ग्राह्य बनाया गया और पाउंड का मूल्य 15 रुपए निर्धारित किया गया। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कर्जन ने रिपन द्वारा की गई स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। निगम में सरकारी कार्यकारिणी को अधिक अधिकार दिए गए। 1901 में राजाओं व प्रतिष्ठित परिवारों के युवाओं को अच्छी तरह सैनिक प्रशिक्षण देने हेतु इंपीरियल कैडेट सर्विस की स्थापना की गई। पुलिस विभाग में सुधार। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। 1903 में सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। कृषि संबंधी सुधार। कृषि विभाग की स्थापना की। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार बिना सरकारी अनुमति के कृषकों की भूमि गैर कृषकों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई तथा कृषि विभाग की स्थापना की गई। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में 1900 ईस्वी में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। इसकी अनुशंसा पर नहरों का निर्माण किया गया। सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 ईस्वी किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। पूसा कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना 1 अप्रैल 1905 ईस्वी में कृषि कार्यों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई। इसको 1,30,000 पाउंड का वार्षिक अनुदान भी दिया गया। आर्थिक सुधार। वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। इसके अंतर्गत डाक, तार कारखानों, रेलवे प्रशासन तथा बंदरगाहों की देखरेख में कार्य किए जाते थे। भारत को सोने के विनिमय मानक पर रखा गया। नमक कर को कम कर दिया गया। आयकर की सीमा 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई। जर्मनी से कुछ चीनी भारत को उपहार स्वरूप प्राप्त होती थी, लेकिन कर्जन ने उस पर चुंगी लगा दी। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। सर थॉमस रॉबर्टसन आयोग 1902 में रेलवे के विकास के लिए गठित किया। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में एडवर्ड सप्तम एवं महारानी अलेक्जेंड्रा को क्रमशः भारत का सम्राट व सम्राज्ञी घोषित करने हेतु 1905 में इनकी अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक निर्माण कर्जन के समय पर ही हुआ था। प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम। प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम 1904। इसमें ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं पुनर्निर्माण के लिए 50,000 पाउंड की राशि तय की गई। देशी रियासतों के शासकों को अपने अपने क्षेत्रों में इन इमारतों के संरक्षण हेतु विवश किया गया।
सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। 1905 ईस्वी में भारत लोक सेवा मंडल की स्थापना की गई। सेना में सुधार। सेना को दो कमानों में बांटा गया, उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान। उत्तरी कमान जिसका मुख्यालय मरी में रखा गया, दक्षिणी कमान का मुख्यालय पूना में रखा गया। उत्तरी कमान का प्रहार केंद्र पेशावर था, वहीं दक्षिणी कमान का प्रहार केंद्र क्वेटा रखा गया। सेना के पुनर्गठन का कार्य मुख्य सेनापति लॉर्ड किचनर को सौंपा गया। अफसरों के प्रशिक्षण हेतु इंग्लैंड के कैम्बरले कॉलेज के मॉडल पर भारत में क्वेटा में कॉलेज खोला गया। प्रत्येक बटालियन के लिए एक कठिन परीक्षण किचनर टेस्ट की व्यवस्था की गई। समुद्री क्षेत्रों की रक्षा का भार करजन के समय 1903 ईस्वी में स्थापित राज्य के समुद्री सेना में 1871 ईस्वी में स्थापित समुद्री रक्षा फौज से लिया गया। करजन के समय भारतीय सेना को चीन तथा सोमालीलैंड में राज विद्रोहियों के दमन के लिए भेजा गया। सेना पर नियंत्रण को लेकर करजन किचनर विवाद में ब्रिटिश सरकार ने किचनर का पक्ष लिया, तो असंतुष्ट होकर करजन ने त्यागपत्र दे दिया। इंपीरियल कैडर कोर आईसीसी 1901 में देसी राजाओं तथा प्रतिष्ठित परिवारों के युवकों को सेना में शामिल करने के लिए। करजन की विदेश नीति। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों की सुरक्षा के लिए अग्रगामी विदेश नीति अपनाई। उसकी विदेश नीति का संबंध मुख्यतः कबायली क्षेत्र अफगानिस्तान, फारस एवं तिब्बत से था। उत्तर पश्चिमी सीमांत कबायली क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य की परिधि में ले आया। 1901 ईस्वी में उसने उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र को एक अलग प्रांत बना दिया। 1904 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक के दरबार में सर लुईस टेन की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा, जिसने अफगानिस्तान से संधि कर ली। फारस, ईरान तथा अफगानिस्तान के बीच विवाद के समाधान के लिए मैकमोहन को भेजा गया। 1904 में तिब्बत के दलाई लामा के साथ यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी मिशन ने लहासा की संधि की, जिसके अनुसार जब तक तिब्बत युद्ध क्षतिपूर्ति का 75 लाख, बाद में 25 लाख रुपए नहीं देता है, तब तक ब्रिटिश सेना चुम्बी घाटी में रहेगी। ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिनिधि को स्यानसे में रहने की आज्ञा मिली। 1904 में करजन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया। इतने अधिक आयोग व अधिनियम बनाने के कारण करजन के काल को आयोगों और अधिनियमों के काल के नाम से जाना जाता है। गवर्नर जनरल के रूप में उसका 7 वर्ष का शासनकाल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों का काल कहा जाता है। करजन अधिकार प्रियतापूर्ण नीति पॉलिसी ऑफिशियलिज्म का पक्का समर्थक था। करजन ने कहा कि नौकरशाही जानती है कि लोगों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। करजन ने कहा कि वह वायसराय पद से हटने के बाद कलकत्ता नगर निगम का महापौर होना अधिक पसंद करेगा। करजन भारत के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहता था। इस कारण उसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ विद्यार्थी को प्रमाण पत्र कभी नहीं मिलता। करजन की जीवनी द लाइफ ऑफ लॉर्ड करजन रोनाल्ड से के द्वारा लिखी गई। लोवेट फ्रेजर ने भी करजन पर जीवनी लिखी थी। करजन के द्वारा द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। रासबिहारी बोस ने कहा कि लॉर्ड करजन ने प्रत्येक वह कार्य अधूरा छोड़ दिया जिसे वह करना चाहता था, तथा जिस कार्य को उसे नहीं करना चाहिए था उसे वह पूर्ण कर गया। बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की सरकारी घोषणा की गई। अंग्रेजों ने विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया, जबकि वास्तविक कारण बंगाल में फैल रही राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। बंगाल को दो भागों में अब बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के अंदर पूर्वी बंगाल प्लस असम का क्षेत्र रखा गया। राजधानी इसकी ढाका बनाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर बेमफाइल्ड फुलर को नियुक्त किया गया। वहीं पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा व बिहार का क्षेत्र रखा गया। कलकत्ता को इसकी राजधानी बनाया गया और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ।
उस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। लॉर्ड कर्जन के समय इसका निर्माण हुआ। कलकत्ता में बंगाल में 1906 से 1921 के बीच इसका निर्माण हुआ। भारत में रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में 1876 में ब्रिटिश संसद ने विक्टोरिया को भारत की शासक घोषित किया। 1901 में इनकी मृत्यु हो गई। यह राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर में निर्मित है। लॉर्ड कर्जन ने लोगों से स्वैच्छिक अंशदान के द्वारा 1 करोड़ 5 लाख की धनराशि इस स्मारक के लिए जुटाई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स किंग जॉर्ज पंचम ने 4 जनवरी 1906 को इसकी आधारशिला रखी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय वास्तुकार इसके विलियम इमर्सन और विंसेंट इसेज थे। हिमालय भारत की रक्षा कर रहा है, परंतु वक्त आएगा जब भारत को हिमालय की रक्षा करनी पड़ेगी। कर्जन कर्जन उस मोटर चालक के समान है जो रोज गाड़ी चमकाता है और उसे पता नहीं कि जाना कहाँ है, मोंटेग्यू ने कर्जन के बारे में कहा था। इसके पश्चात अगले वायसराय बनते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक। इनके समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ढाका में की थी। कांग्रेस के 1906 ईस्वी के अधिवेशन दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष थे। 1906 के अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा के 4 प्रस्ताव पास किए गए। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों के विषय में सुझाव देने के लिए सर एंटी अरुंडेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जो 23वां अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। 1907 में आंग्ल रूस सम्मेलन हुआ जिसमें फारस, तिब्बत व अफगानिस्तान के मामलों को लेकर चर्चा हुई। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो अधिनियम पारित किया गया जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तिलक को 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। यह जेल मध्य म्यांमार में है। इस अवसर पर बंबई कपड़ा मिल के मजदूरों ने भारत की प्रथम राजनीतिक हड़ताल हुई। लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को पृथक निर्वाचन के लिए लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय था जिसने गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किया गया। खुदीराम बोस ने जज किंगफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था जिसमें 2 महिलाएं व कैनेडी मारा गया। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई, लगभग 18 साल की उम्र में। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के बाद जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सम्राट बना। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल वायली की हत्या कर दी। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 19 नवंबर 1909 से 1916 तक। भारतीय स्त्री मंडल 1910 ईस्वी में कलकत्ता में सरला बाला देवी चौधरानी द्वारा स्थापित यह अखिल भारतीय स्तर का प्रथम महिला संगठन था। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का आरंभ इलाहाबाद से नैनी के मध्य 1911 में शुरू किया गया। 1911 के कारखाना अधिनियम द्वारा पुरुष कार्यावधि 12 घंटे निश्चित की गई। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय लॉर्ड हॉर्डिंग का पोता था। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए इस दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने की घोषणा की। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। जॉर्ज पंचम व मैरी के स्वागत के लिए बंबई में 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई जो 1924 ईस्वी में पूरा बना। इसका वास्तुकार जॉर्ज विंसेंट था।
23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया, जिसमें वे घायल हो गए। हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना रासबिहारी बोस ने बनाई थी। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए। इस मामले में अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया व फांसी दी गई। 1915 ईस्वी में गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। इसके समय ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में प्रयाग में हुई। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हार्डिंग को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया। बिहार व उड़ीसा के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजन किया गया। गदर पार्टी आंदोलन 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। संस्थापक अध्यक्ष इसके थे सरदार सोहन सिंह भागना। इसके अन्य सदस्य थे करतार सिंह सराभा, रामचंद्र, मौलवी बरकतुल्ला और विष्णु गणेश पिंगले। 1914 में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी। 1912 में लॉर्ड लिंगस्टन की अध्यक्षता में एक शाही कमीशन की नियुक्ति हुई। इसी आयोग की सिफारिश पर सर्वप्रथम लंदन और इलाहाबाद में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया। 1916 में हॉलैंड की अध्यक्षता में भारतीय उद्योग धंधों की दशा जानने के लिए भारतीय औद्योगिक आयोग नियुक्त किया गया। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी। यह कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के बारे में था। कनाडा ने ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। उन दिनों भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई मार्ग नहीं था। 1913 ईस्वी में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित होकर गुरदीप सिंह नामक भारतीय मूल के सिंगापुर के व्यापारी ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को किराए पर लेकर करीब 376 यात्रियों को, जिनमें अधिकतर भारतीय थे, वैंकूवर ले गया। कनाडा सरकार ने यात्रियों को यहाँ नीचे नहीं उतरने दिया, वह उनके कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। शोर कमेटी, जिनमें बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक व हुसैन रहीम की अध्यक्षता में गठित हुई थी। यात्रियों के अधिकार के लिए वैंकूवर में यह कमेटी गठित की गई। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र तथा सोवन सिंह भाकरा ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू के याकोहामा जापान पहुंचने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो अंग्रेज सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता आने का आदेश दिया। जहाज के बजबज बंदरगाह पर पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों व पुलिस में झड़प हुई, जिसमें 18 यात्री मारे गए। साल 2014 में भारत सरकार ने इस घटना के शताब्दी वर्ष पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले व फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। आवास उन्होंने अपना आवास अहमदाबाद के निकट कोचरब आश्रम को बनाया, जो जीवनलाल देसाई का घर था। जतिन मुखर्जी, बाघा जतिन, क्रांतिकारी जो बालासोर उड़ीसा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में जर्मनी के सहयोग से अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की, जिसके राष्ट्रपति स्वयं तथा प्रधानमंत्री बरकतुल्ला खां थे। राजा महेंद्र प्रताप ने वृंदावन यूपी में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1915 में इसका निर्माण क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। इनके पश्चात अगले वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनमें सबसे पहले होम रूल आंदोलन की योजना एनी बेसेंट ने बनाई, जिसके प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से। इसके प्रणेता रैंडमार्ड थे। कॉमनवेल्थ अखबार में इस आंदोलन की व्याख्या एनी बेसेंट ने की थी। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की।
तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार था। शेष भारत एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 ईस्वी में धोदो केशव कर्वे द्वारा पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लखनऊ पैक्ट 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौते को लखनऊ पैक्ट कहा गया। इसको इसको करवाने में जिन्ना व तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में करमपंथियों की वापसी हुई। गांधी जी द्वारा चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918, ये सत्याग्रह भी इसी के काल के हैं। 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया। इसे 1921 में लागू किया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। के केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1918 में हुई। रोलेट एक्ट सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में मार्च 1919 में लागू हुआ। इसके विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। 6 अप्रैल को गांधी जी के अनुरोध पर हड़तालों का आयोजन हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह की तिथि 6 अप्रैल रविवार रखी थी, लेकिन 30 मार्च को ही हड़ताल हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को रेजिनोल्ड एडवर्ड डायर ने इस शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया। जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमेटी गठित की। कांग्रेस ने जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। इस हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इंडेमनिटी बिल, व्हाइट वॉशिंग बिल पास किया। गांधी जी ने जनता को पूरी तरह तैयार किए बिना ही सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने को हिमालयन भूल कहा। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। बिहार के गवर्नर पद पर सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर बनाया गया। नौरोजी के बाद ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले दूसरे भारतीय थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना अक्टूबर 1920 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। एम एन राय ने अक्टूबर 1920 में ताशकंद सोवियत संघ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसके पश्चात अगले वायसराय बनते हैं लॉर्ड रीडिंग। 1921 से लेकर 1926 तक का जो ये भारत के वायसराय रहते हैं। रीडिंग भारत के सभी वायसराय में से अकेले यहूदी थे। 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ। 1921 ईस्वी में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई, जिसमें 121 सदस्य थे। चांसलर जिसके महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था, जो यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा थाने में 21 सिपाही व एक सब इंस्पेक्टर थाने में जिंदा जला दिए गए थे। 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1922 में इंग्लैंड और भारत इलाहाबाद में सर्वप्रथम एक साथ आईसीएस परीक्षाओं का आयोजन किया गया। 1922 के कारखाना अधिनियम द्वारा बच्चों की कार्यावधि 7 घंटे निर्धारित की गई। सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की और चुनाव में भाग लेकर मध्य प्रांत तथा बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवर केबी हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की।
26 दिसंबर 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में सत्यभक्त ने की। 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट 1922 में वापस लिया गया। बहिष्कार बहिष्कृत हितकानी सभा 1924 बंबई में स्थापित की गई, जिसके संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस साम्यवादियों को कुचलने के लिए 1921 में प्रथम फिस्कल कमीशन भारतीय उद्योगों में शुल्क पद्धति को सुरक्षित रखने के लिए गठित किया गया। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1925 में रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया। 1925 ईस्वी में इंडियन सैंडहर्स्ट समिति या सर एंड्रू स्किन समिति सेना का भारतीयकरण करने के बारे में। मुद्रा व्यवस्था पर यंग हिल्टन समिति मुद्रा व्यवस्था पर यंग हिल्टन समिति इस समिति की स्थापना 1926 ईस्वी में मुद्रा व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए की गई थी। इसकी सिफारिश पर ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बना तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू किया था। 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया, जिसको लोक सेवाओं के ऊपर विचार व विवरण प्रस्तुत करना था। स्किन कमेटी द इंडियन सैंडहर्स्ट समिति या स्किन कमेटी का गठन 1925-26 ईस्वी में किया गया। इस समिति का गठन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड रीडिंग के समय में भारतीय सेना के भारतीयकरण के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष एंड्रूज स्किन थे, जिनके नाम पर इसे स्क्रीन समिति कहा जाता है। इसके अलावा मोडीमैन कमेटी 1924 में 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। 1926 में अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या दिल्ली में उनके आवास में कर दी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन के सरकारी खजाने को लूट लिया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। जगत नारायण मुल्ला इस कांड का सरकारी वकील था। अंग्रेजों की ओर से सरकारी गवाह बनवारी दास था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जगदीश चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। अगले वायसराय है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक है। यहाँ पर टाइप गलत हो रहा है, 1931 तक। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन वायसराय बनते हैं। ये ईसाई वायसराय के नाम से भी जाने जाते हैं। 1927 में सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इंडियन स्टेटस कमेटी भारतीय रियासत समिति के गठन का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार व देशी रियासतों के बीच संबंधों का अध्ययन करना था। साइमन कमीशन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन 1927 में हुआ। इसका भारत आगमन 1928 में हुआ। 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक मार्गरेट कंजिस थे। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। कृषि विकास हेतु रॉयल कमीशन शाही कृषि कमीशन का गठन किया गया था 1926 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि सम्मिलित हुए थे। नेहरू समिति 1928 ईस्वी में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया। इसने अगस्त 1928 में रिपोर्ट पेश की, जो नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड के चुनौती देने पर गठित, जिन्ना ने इसके विरोध में 1929 में अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर के द्वारा लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी गई। ये स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन सैंडर्स मारा गया, जो लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने का संदिग्ध था। अक्टूबर 1929 में दीपावली घोषणा में इरविन ने घोषणा की कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा।
31 दिसंबर 1929 को लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस अधिवेशन में अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया गया। दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। साइमन कमीशन की सिफारिश पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यह समझौता तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से हुआ। जतिन दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में। इसकी 64 दिन के अनशन के बाद लाहौर जेल में मृत्यु हुई। इसको लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किया गया था। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त पर भी इसी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस से मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 1929 में भारतीय श्रम पर व्हिटले कमीशन की नियुक्ति की गई। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सूरत, गुजरात के अंदर। यहाँ पर किसानों ने लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। सरकार को बढ़ाया गया 30% कर वापस लेना पड़ा। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। शारदा अधिनियम 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ। यह अधिनियम 1930 में लागू हुआ। इसमें लड़की की आयु 14 साल और लड़के की आयु 18 साल रखी गई। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 ईस्वी में 31 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इस केस में मुजफ्फर अहमद को सबसे लंबी सजा मिली थी। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विस्तार व प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद इकबाल ने रखा। इन्होंने पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का जिक्र किया। इनके पश्चात अगले वायसराय बनते हैं लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी ने, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना व दलितों की तरफ से अम्बेडकर ने भाग लिया। इसमें कुल 111 सदस्य थे। गोलमेज सम्मेलनों में सर्वाधिक, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सर्वाधिक दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही सदस्य थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने लॉर्ड विलिंगटन से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को कांग्रेस व ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया। इसमें 46 लोगों ने ही भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड तथा सम्राट जॉर्ज पंचम था। भीमराव अंबेडकर व तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया। इसके तहत प्रत्येक जातियों, दलित, मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। मुस्लिम, सिख, यूरोपीय तो पहले से ही इसमें शामिल थे। दलितों को इसमें शामिल करके उनको हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया। गांधी जी ने दलितों को पृथक निर्वाचन दिए जाने पर यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी व अम्बेडकर के बीच हुआ। विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई। सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें थी। पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधायकों में कुल 148 सीटें आरक्षित कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित की गई। 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम नाउ आर नेवर
आर वी लिव और पेरिस फॉर एवर पम्फलेट में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया और राष्ट्र निर्माण की अवधारणा दी। चौधरी रहमत की पुस्तक है नाउ और नेवर। पाकिस्तान शब्द जिसमें पी का मतलब पंजाब, ए का मतलब अफगानिस्तान, के आई कश्मीर, एस से सिंध और टी एन से बलूचिस्तान। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार 1937 में ब्रिटिश राज्य से वर्मा तथा अदन पृथक कर लिए। बिहार व उड़ीसा नए राज्य बने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में की गई, जिसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे। पहला अधिवेशन इसका अक्टूबर 1934 में बंबई में हुआ था। अध्यक्ष इसके डॉक्टर संपूर्णानंद को बनाया गया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। 1932 में देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई। लॉर्ड विलिंगटन ने 1915 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ने भाग लिया। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया। जनवरी फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा व मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 5 प्रांतों में बंबई व उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली। अतः कुल 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। बंबई में कांग्रेस को 175 में से 86 सीटें मिली, बहुमत से 2 मत कम। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने बंगाल में फजल उल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। असम में बारदोलाई ने सरकार बनाई। सिंध में गुलाम हुसैन हिदायत उल्लाह ने सरकार बनाई। दोनों को कांग्रेस का समर्थन था। 1937 के चुनाव में 9 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, पंजाब व बंगाल को छोड़कर। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से परामर्श के बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 29 और 30 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस सरकारों ने 28 माह तक शासन किया। मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कांग्रेसी सरकारों को इस्तीफा देने पर मनाया। उधम सिंह, जो पंजाब के क्रांतिकारी थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 1940 ईस्वी में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन या सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने की बात कही गई। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य है। 1942 में क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन पहली बार ब्रिटिश सरकार ने आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग स्वीकार की। भारत के लिए सर्वप्रथम संवैधानिक सभा का विचार इस मिशन में रखा गया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथिय चेक, पोस्ट डेटेड चेक तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें दिवालिया बैंक नाम जोड़ दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति, 14 जुलाई 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में प्रस्ताव स्वीकार किया। 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टेक मैदान, बंबई में प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। गांधी जी ने इस आंदोलन को करो या मरो का नारा दिया। नोट मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था।
नेताओं को निम्न जेलों में रखा: आगा खां पैलेस, यरवदा जेल जिसमें गांधी जी को, सरोजिनी नायडू को रखा गया। पटना जेल के अंदर राजेंद्र प्रसाद को रखा। हजारीबाग सेंट्रल जेल झारखंड में, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को रखा था, जो जेल तोड़कर अब फरार हो गए थे। भूमिगत रहकर आंदोलन करने वालों में थे राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया। अहमदाबाद से भारत का स्टालिनग्राड कहा गया। अहमदाबाद को भारत का स्टालिनग्राड कहा गया। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में 3 माह तक हड़ताल चली। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसके पश्चात जो वायसराय बनते हैं वो है लॉर्ड वेवेल, जो 1943 से लेकर 1947 तक। 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी CR फॉर्मूला दिया। मुस्लिम लीग ने 1943 ईस्वी में अपने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया। 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की गई, जिस पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक आयोजित किया गया। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल था। यह सम्मेलन जीना की हठधर्मिता के कारण असफल रहा। 14 जुलाई 1945 को चर्चिल के स्थान पर लेबर पार्टी के एटली प्रधानमंत्री बने। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया। बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया। अन्य वकील जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, बख्शी टेकचंद थे। सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, श्री प्रेम सहगल और शाहनवाज आजाद हिंद फौज के सिपाही को फांसी की सजा दी गई, किंतु भारी जन दबाव के कारण वायसराय को इन तीनों की फांसी की सजा माफ करनी पड़ी। शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ। इसे रेटिंग्स विद्रोह भी कहा जाता है। HMIS तलवार के भारतीय नाविकों रेटिंग्स द्वारा किया गया था आंदोलन। यह विद्रोह करने का कारण था नस्लवादी भेदभाव, खराब भोजन, कम वेतन, आजाद हिंद फौज का मुकदमा व नाविक बीसी दत्त को तलवार जहाज पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार करना इत्यादि। सरदार पटेल व जिन्ना के समझाने पर नाविकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को कराची व 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो भारत सचिव थे। इसके अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। इसके अलावा AV अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकृत कर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसका अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। इसमें शासन संचालन के लिए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष वायसराय को बनाया गया। कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो विदेश मंत्री भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होने थे, जिनमें से 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 3 अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि थे। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई, जिसके अनुसार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप दी जाएगी। लॉर्ड वेल ने ब्रेकडाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947 को भारत छोड़ने का सुझाव दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर जून 1948 तक स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत व 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। भारत विभाजन के दौरान भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया, जिन्होंने
शिमला में रहते हुए केवल 6 सप्ताह में इस कार्य को संपूर्ण किया। इस कार्य को करने के लिए 80,000 वेतन के रूप में भी दिए गए, लेकिन दंगों में मारे गए लोगों को देकर वेतन नहीं लिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान व 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। लॉर्ड लिस्टोवेल 15 अगस्त 1947 के समय भारत सचिव थे। अंतिम भारत सचिव विलियम फ्रांसिस हरे लिस्टोवेल एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। यह भारत के अंतिम राज्य सचिव थे जिन्होंने पैथिक लॉरेंस के स्थान पर अप्रैल 1947 ईस्वी में पदभार ग्रहण किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 ईस्वी में इस पद को समाप्त कर दिया गया। सी राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 1950 तक गवर्नर जनरल रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये थे भारत के सभी गवर्नर जनरल, गवर्नर, उनके कार्यकाल में होने वाली महत्वपूर्ण घटना। इस इन आज के और कल के इन 2 चैप्टरों के अंदर आधुनिक भारत का संपूर्ण रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आधुनिक भारत की संपूर्ण घटनाएं बंगाल के गवर्नर बनने से लेकर लगभग 1765 से लेकर 1947 तक की सभी घटनाओं को हमने वापस रिवीजन कर लिया। अब आगे 2 क्लासें और बाकी रहेगी, उसके बाद साथ एक पुस्तक जो पिछले 2-3 महीनों से चल रही थी, यह पुस्तक समाप्त हो गई। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण, जो राष्ट्र एकीकरण और जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन किया गया, किस प्रकार संविधान को लागू किया गया, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके पश्चात जो एक अंतिम चैप्टर बचेगा, वो अंतिम चैप्टर होगा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल है, भारत में कौन-कौन से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, उनसे संबंधित एक छोटी-सी क्लास और होने वाली है। तो इन 2 क्लासों के साथ ही यह नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास, जो लगभग 850 पेज की पुस्तक है, ये पुस्तक समाप्त होगी। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।